अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक विशाल मंदिर को बनाने के लिए किसी ने एक पूरी चट्टान को मतलब एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू किया हो? वही ना, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन या 3D प्रिंटर के। बिल्कुल। और सोचिए, अगर एक छेनी गलत लग जाती तो पूरा का पूरा पहाड़ बर्बाद हो जाता। आज हम ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। पीडीएफ की शुरुआत में ही शास्त्रीय नृत्य और त्योहारों का जिक्र है और स्लाइड 3 पर पहला प्रश्न है। हाँ, तो आप पहला एमसीक्यू पेश करें। बिल्कुल, जैसे नोट्स में लिखा है उसी फॉर्म में पढ़ता हूँ। प्रश्न 1, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शंस है ए मणिपुर, बी असम, सी ओडिशा, डी केरला। और इसका सटीक उत्तर नोट्स में ही दिया है, ऑप्शन बी असम। सही जवाब। लेकिन उत्तर तो मिल गया, पर यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये नृत्य अचानक से इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया? देखिए, अगर हम इसे बड़े नजरे से देखें तो इसकी कहानी अचानक शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें 15वीं शताब्दी तक जाती हैं। ओ, 15वीं शताब्दी काफी पुराना है। हाँ, महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकरदेवा ने इस नृत्य का परिचय दिया था। उस समय इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था। तो और क्या उद्देश्य था इसका? ये भक्ति और सामाजिक सुधार का एक ताकतवर माध्यम था। इसे सत्रास यानी जो आध्यात्मिक मठ होते हैं वहां किया जाता था। अच्छा, इसीलिए इसका नाम सत्रिया पड़ा। सत्रा से सत्रिया। एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात एक और है। इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद इस नृत्य को काफी देर से शास्त्रीय दर्जा मिला। देर से मतलब कब? वर्ष 2000 में जाके संगीत नाटक अकादमी ने इसे 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी। एक सेकंड, वर्ष 2000 में 15वीं शताब्दी की कला को दर्जा मिलने में करीब 500 साल लग गए। हाँ, यही तो हैरानी की बात है। तो क्या हमारे संस्थानों ने इतने समय तक इस कला को अनदेखा किया था, या फिर इस नृत्य को उन मठों से बाहर आने में ही इतना वक्त लग गया? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। असल में सदियों तक ये नृत्य सिर्फ असम के मठों की चारदीवारी के भीतर था। एक तरह का पवित्र और आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास था। बिल्कुल, इसे आम जनता के बीच किसी परफॉर्मेंस की तरह पेश नहीं किया जाता था। समझ गया। जब आधुनिक समय में इसकी शास्त्रीयता, इसके ताल और मुद्राओं पर शोध हुआ, तब संस्थानों को एहसास हुआ कि ये बहुत तकनीकी है। तब जाकर साल 2000 में इसे ये दर्जा मिला। कमाल की जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 4 की तरफ। एक ऐसे त्योहार पर जिसका नाम ही अपने आप में एक विशाल आयोजन का एहसास दिलाता है। हाँ, नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार। मैं एमसीक्यू पढ़ता हूँ। प्रश्न 2, हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। और सही उत्तर है ए नागालैंड। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सोचने वाली बात है, एक पक्षी के नाम पर पूरे राज्य का सबसे बड़ा त्योहार, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नागालैंड का सबसे बड़ा और रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है। परीक्षा के नजरिए से इसकी तिथि याद रखना जरूरी है। तिथि क्या है इसकी? ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक किसामा विलेज में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर किसामा विलेज, याद रहेगा। लेकिन नाम हॉर्नबिल ही क्यों? देखिए, नागालैंड में कई अलग अलग जनजातियां हैं, यानी ट्राइब्स हैं, और हर एक की अपनी अलग पहचान है। हाँ, वहाँ काफी सारी ट्राइब्स हैं। लेकिन हॉर्नबिल एक ऐसा पक्षी है जिसे लगभग सभी नागा जनजातियों की संस्कृति और लोकगीतों में बहुत पवित्र माना जाता है। अच्छा, यानी ये पक्षी उनके लिए एक तरह से शौर्य और एकता का प्रतीक है? बिल्कुल। इसीलिए इन सभी जनजातियों को एक मंच पर लाने और आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए त्योहार का नाम इस पक्षी पर रखा गया। मतलब ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान का एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन है। एकदम सही विश्लेषण। चलिए, अब इस मास्टर डेक की स्लाइड 5 पर आते हैं, जहां एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स दी गई है। इसमें भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की लिस्ट है। हाँ, ये मैट्रिक्स रिवीजन के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें लिखा है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से है, ये सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। फिर है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से, जिसकी विशिष्टता है पीतल की थाली पर नृत्य करना। और उसके आगे है कथकली, केरला से, जिसमें मुखौटा या मास्क का प्रयोग होता है। और कथक उत्तर प्रदेश से, जो अपने लखनऊ और जयपुर घरानों के लिए प्रसिद्ध है। सही। इन बातों को पढ़कर मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है
ये कितना दिलचस्प है कि एक जगह कलाकार पीतल की थाली पर बैलेंस बना रहे हैं और दूसरी जगह भारी भरकम मुखौटी पहनकर नाच रहे हैं। हाँ, आकृति और रूप बिल्कुल बदल जाता है। तो क्या हमारा भौगोलिक परिवेश मतलब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ही तय करता है कि हमारी कला कैसा रूप ले भी? जो बहुत ही सटीक बात पकड़ी आपने। कला कभी भी एक शून्य यानी वैक्यूम में पैदा नहीं होती, वो आसपास के माहौल का आईना होती है। उदाहरण के लिए अगर हम कुचिपुड़ी को लें। हाँ, कुचिपुड़ी में जहाँ कलाकार पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नाचता है, ये एक गजब का संतुलन दर्शाता है। ये स्थानीय जीवन शैली का प्रतीक है। और कथकली का वो भारी मुखौटा। कथकली को देखिए, केरला के प्राचीन मंदिरों में जहाँ रोशनी बहुत कम होती थी, वहाँ कलाकार के चेहरे के भाव दूर बैठे दर्शकों तक कैसे पहुंचे? ओह, रोशनी की कमी की वजह से। बिल्कुल। इस चुनौती से निपटने के लिए ही भारी मुखौटों और अत्यधिक चमकीले मेकअप का विकास हुआ, ताकि दूर बैठे व्यक्ति को भी कथा पूरी तरह समझ आए। हाँ, रोशनी और परछाई का ऐसा खेल होता था मुखौटों के जरिए। तो जरूरत और भौगोलिक परिवेश सच में कला का रूप तय करते हैं। वाह, रोशनी और परछाई का ये लॉजिक समझ लेने के बाद अब सच में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे स्लाइड 6 पर, जिसमें मंदिर, वाद्य यंत्र और चित्रकला का जिक्र है। MCQ इस तरह है। प्रश्न 3, खजुराहो के भव्य मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? A चोला, B चंदेल, C पल्लवा, D चालुक्य। सही उत्तर नोट्स के अनुसार है ऑप्शन बी, चंदेल। खजुराहो का नाम आते ही शिल्प कला की एक अलग ही रहस्यमयी छवि दिमाग में आती है। ऐसा क्या था इन मंदिरों में जो इन्हें इतना अलग बनाता है? इनका निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा 950 और 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। आज के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है ये। एग्जाम के लिए इसमें क्या तकनीकी बातें याद रखनी है? 2 बातें सबसे अहम हैं। पहली, इनकी शैली। ये मंदिर नागारा शैली यानी नागारा स्टाइल का बेजोड़ उदाहरण है, जो उत्तर भारत की मुख्य शैली रही है ना? हाँ। और दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा वाली बात है इनकी विशिष्ट मूर्तिकला, जिसमें कामुक मूर्तिकला या एरोटिक स्कल्पचर्स शामिल हैं। इस पर थोड़ा रुकते हैं। अक्सर ये सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि एक धार्मिक स्थल पर ऐसी कामुक मूर्तिकला क्यों उकेरी गई? लोगों को अजीब जरूर लगता है, पर इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। किस तरह का दर्शन? इन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर मानव जीवन के हर एक पहलू को दर्शाया गया है। युद्ध, उत्सव, परिवार, प्रेम, सब कुछ। अच्छा, यानी सिर्फ एक पहलू नहीं है। बिल्कुल। उस समय की फिलॉसफी के अनुसार एक व्यक्ति को मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले अपनी सभी सांसारिक और भौतिक इच्छाओं को बाहर छोड़ देना चाहिए। गर्भगृह यानी जहां देवता विराजमान होते हैं। हाँ, सैंक्टम सैंक्टोरम। ये मूर्तियां उसी भौतिक संसार का प्रतीक हैं। ये दर्शाती हैं कि आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आपको उन सभी आकर्षणों को मंदिर के बाहर त्यागना होगा। अरे वाह, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये उस दौर की सोच का एक खुला दस्तावेज है सच में। एकदम सही समझे आप। चलिए अब एक ऐसी शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं जिनकी आवाज ने आजाद भारत की पहली सुबह का स्वागत किया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। हाँ, प्रश्न 4 पढ़ता हूँ। प्रख्यात संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? A सितार, B तबला, C शहनाई, D बांसुरी। और उत्तर है सी, शहनाई। इनका नाम और शहनाई अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। हाँ, इनका योगदान इतना विशाल है कि एग्जाम में सवाल आना लगभग तय होता है। बिल्कुल। उन्होंने शहनाई को एक नई पहचान दी। एक समय पर इसे सिर्फ शादियों या नौबत खानों में बजाया जाता था, और उन्होंने इसे शास्त्रीय संगीत के मेन स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। हाँ। और सबसे ऐतिहासिक पल था 15 अगस्त 1947, जब लाल किले पर उन्होंने शहनाई बजाई थी। 1947 की वो आज़ादी की सुबह, वो आवाज तो उम्मीद की आवाज बन गई होगी। सही कहा। और इस असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। सच में, कुछ कलाकार अपना साज बजाते हैं और कुछ खुद उस साज की आत्मा बन जाते हैं। बहुत खूब कहा आपने। अब स्लाइड 8 पर चित्रकला से जुड़ा MCQ है। प्रश्न 5, प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? A राजस्थान, B गुजरात, C बिहार, D महाराष्ट्र। सही उत्तर है सी, बिहार। मधुबनी सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही ज्योमेट्रिक और कलरफुल सा पैटर्न आने लगता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसे मिथिला कला भी कहते हैं। इसकी शुरुआत मिट्टी की दीवारों पर त्योहारों और शादियों के समय चित्रण से हुई थी, ताकि देवी देवताओं का आगमन हो सके। हाँ। और ध्यान देने वाली बात इसके रंग हैं।
इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंग मतलब जैसे फूल पत्तियों से बने। हाँ, जैसे चावल का पेस्ट, हल्दी और फूलों का रस। और इसमें मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृतियां यानी ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। लेकिन एक सवाल है, आज के आधुनिक दौर में जहां सिंथेटिक कलर्स इतने सस्ते मिल जाते हैं, तो क्या इस परंपरा में रासायनिक रंगों की मिलावट नहीं हुई? देखिए, समय के साथ व्यावसायिक बदलाव तो आते ही हैं। आजकल कैनवस पर केमिकल कलर्स यूज होते हैं। तो एग्जाम के नजरिए से हमें क्या ध्यान रखना है? परीक्षा के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक शुद्धता पर ध्यान देना है। एसएससी जीडी के नोट्स में प्राकृतिक रंगों पर ही जोर दिया गया है। समझ गया। सांस्कृतिक विरासत वही है जो मूल रूप से शुद्ध थी। बिल्कुल ठीक। अब स्लाइड 9 पर इस मास्टर डेक का एक और मास्टर स्ट्रोक दिया गया है। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो एसएससी में सबसे ज्यादा रिपीट होती है। हाँ, वाद्य यंत्र और उनके महान कलाकारों की लिस्ट मैं पढ़ता हूं। सरोज से जुड़े हैं अमजद अली खान और अली अकबर खान। सितार से पंडित रविशंकर और विलायत खान। और बांसुरी से हरिप्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष। और आखिर में तबला से जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान। वाह! जब मैं ये नाम पढ़ता हूँ तो दिमाग में तुरंत उनकी छवि बन जाती है, जैसे जाकिर हुसैन साहब की वो मुस्कुराहट और उनकी रफ्तार भरी उंगलियां। ये लोग किसी रॉक स्टार से कम नहीं। रॉक स्टार वाली तुलना बिल्कुल सटीक है आपकी, है ना? परीक्षक जानते हैं कि इन माइस्ट्रोज का नाम कला की पहचान बन चुका है। यही कारण है कि हर साल किसी न किसी सेट में ये सवाल जरूर आता है। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ। स्लाइड 10। यहाँ युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स का जिक्र है। एमसीक्यू पेश है। प्रश्न 6। हाँ, बताइए। कलर पय्यातू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी पंजाब, डी मणिपुर। और उत्तर है बी केरला। कलारी पयट्टू, इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। यह सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, एक पूरा विज्ञान है। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट्स में इसकी गिनती होती है। ये कितनी पुरानी है लगभग? इसकी शुरुआत करीब 3rd सेंचुरी बीसी में केरला में हुई थी। कलारी का अर्थ ही युद्ध का मैदान होता है। और इसमें क्या खास सिखाया जाता है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ आक्रमण नहीं, बल्कि मानव शरीर के मर्म स्थानों का गहरा ज्ञान दिया जाता है। मर्म स्थान यानी बॉडी के वो प्रेशर पॉइंट्स जहां चोट लगने से जान जा सकती है। हाँ, और सिर्फ जान जाना नहीं, अगर सही दबाव डाला जाए तो इन्हीं पॉइंट से बीमारी का इलाज भी हो सकता है। यानी ये युद्ध और आयुर्वेदिक उपचार का एक अजीब और अद्भुत मिश्रण है। बिल्कुल, सर्वाइवल और हीलिंग दोनों साथ में। कमाल है। अगला एमसीक्यू स्लाइड 11 पर है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज की सोच बदल दी। प्रश्न 7। रुक्मिणी देवी अरुणादौले किस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस क्या हैं? ए कुचिपुड़ी, बी ओडिसी, सी भारतनाट्यम, डी मणिपुरी। और सही उत्तर है सी भारतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडले का योगदान कला इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ऐसा क्यों? उन्होंने क्या बदलाव किए थे? एक समय था जब भारतनाट्यम को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसे आमतौर पर देवदासियों तक ही सीमित माना जाता था। अच्छा, यानी इसकी रेपुटेशन काफी अलग थी उस वक्त। हाँ, रुक्मिणी देवी ने इस नृत्य को नया रूप दिया, वेशभूषा में सुधार किया और इसे धर्मशालाओं से निकालकर आधुनिक मंचों पर सम्मान दिलाया। उन्होंने किसी फाउंडेशन की स्थापना भी की थी ना? हाँ, कला क्षेत्र फाउंडेशन। और पॉलिटी के नजरिए से एक बहुत बड़ा तथ्य है इनके बारे में। क्या तथ्य है? वो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला कलाकार थी। ओह वाओ, पहली महिला कलाकार राज्यसभा में। ये सच में बड़ा पॉइंट है। एग्जाम में पॉलिटिक्स और आर्ट का ये क्रॉस क्वेश्चन अक्सर आता है। सही बात है। अब ध्यान देते हैं स्लाइड 12 पर, जहां भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत आश्चर्य है। प्रश्न 8। सुनाइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? ए नरसिम्हदेवा प्रथम, बी राजा चोला, सी कृष्णदेवराया, डी अशोका। सही उत्तर है ए नरसिम्हदेवा प्रथम। इस मंदिर को यूनेस्को साइट भी बनाया गया था ना? हाँ, 13वीं शताब्दी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था इसे, और 1984 में ये यूनेस्को साइट बना। इसका आकर्षण क्या है सबसे बड़ा? इसका डिजाइन। पूरे मंदिर को एक विशाल रथ यानी चैरियट के आकार में बनाया गया है, जिसमें 24 पहिए लगे हैं। और इसे सूर्य देवता के साथ घोड़े खींच रहे हैं।
बिल्कुल। और ये पहिए सिर्फ डिजाइन नहीं, समय के चक्र को दर्शाते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न में एक टर्म था ब्लैक पगोडा। इसे ब्लैक पगोडा क्यों कहते हैं? यूरोपीय नाविकों ने इसे ये नाम दिया था क्योंकि समुद्र से देखते समय इसका गहरा रंग एक रास्ता बताने वाले स्तंभ जैसा दिखता था। अच्छा, एक नेविगेशन लैंडमार्क की तरह काम करता था। एकदम सही। स्लाइड 13 पर एक वास्तुकला डिकोडर मैट्रिक्स दिया गया है। ये मंदिरों की एक फाइनल लिस्ट है। पहला कोणार्क सूर्य मंदिर, जो नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया। और दूसरा बृहदीश्वरा मंदिर थंजावुर में, जिसे राजा चोला प्रथम ने बनवाया। ये पूरी तरह ग्रेनाइट से बना है। सही। तीसरा कैलाश मंदिर है ना? हाँ, कैलाश मंदिर एलोरा में कृष्ण प्रथम ने बनवाया। और चौथा मीनाक्षी मंदिर मदुराई का, पांड्य शासकों द्वारा। इनमें सबसे हैरान करने वाला कौन सा लगता है आपको? सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है अलोरा का कैलाश मंदिर। हाँ, उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है। मतलब एक पूरी विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर ये मंदिर बनाया गया। ये तो एंशिएंट रिवर्स 3D प्रिंटिंग जैसा लगता है। आपका आश्चर्य बिल्कुल जायज है। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी इसको ठीक से रेप्लिकेट नहीं कर सकती। सोचो, अगर किसी मूर्तिकार से एक भी जगह चीनी थोड़ी सी ज्यादा अंदर चली जाती तो वो उसे ठीक कैसे करता? वही तो बात है। एक मोनोलिथ को ऊपर से नीचे काटने का मतलब है कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं। एक गलती और पूरा डिजाइन तबाह। पत्थरों को वापस जोड़ भी तो नहीं सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसे बनाने में कई पीढ़ियां लग गईं और करीब 2 लाख टन पत्थर को वहां से हटाया गया। ये सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि उस वक्त की कमाल की गणित और ज्यामिति थी। और शिल्पकारों का अटूट समर्पण भी। सही बात है। ऐसा समर्पण सच में प्रेरणादायक है। चलिए, अब हम इन नोट्स के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। स्लाइड 14, मास्टर इनसाइट्स। यहाँ SSC GD का एक सीक्रेट पैटर्न दिया गया है। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि सीक्रेट पैटर्न आखिर क्या है? ये भाग सभी कैंडिडेट्स के लिए गेम चेंजर है। यहाँ एग्जाम के 2 सबसे बड़े राज डिकोड किए गए हैं। पहला है नृत्यों की गिनती का कंफ्यूजन। कैसा कंफ्यूजन? देखिए, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में केवल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन क्या? अगर प्रश्न में साफ लिखा हो कि संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उत्तर 9 होगा। ओ तेरी, 8 या 9? ये 9वां नृत्य कौन सा आ गया बीच में? मंत्रालय ने छाऊ नृत्य को भी इस सूची में शामिल कर लिया है, जिसमें मार्शल आर्ट्स के तत्व भी होते हैं। ये एक बहुत ही पतली लकीर है जो एग्जाम में पूरा रैंक आगे पीछे कर सकती है। एकदम। और दूसरा राज क्या है पता है? आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक। क्या चल रहा है ट्रेंड में आजकल? अब सीधे सवाल कम आते हैं। अब परीक्षक पूछते हैं त्योहारों के महीने, और वो भी हिंदू कैलेंडर के अनुसार। मतलब जनवरी फरवरी नहीं, बल्कि चैत्र फाल्गुन ऐसे। हाँ, और इसके अलावा वाद्य यंत्रों से जुड़े कलाकारों के पुरस्कार वर्ष, जैसे बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। मतलब डीप लेवल जानकारी निकाल रहे हैं पेपर सेट करने वाले। बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चनिंग का नया स्टैंडर्ड बन चुका है। इन विजुअली रिच नोट्स का पूरा फायदा उठाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको कला और संस्कृति को देखने का एक नया और रोचक दृष्टिकोण मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।